नमस्कार दोस्तों। किसी भी देश की राजधानी केवल एक शहर नहीं होती, बल्कि वो उस देश की प्रतिष्ठा, शक्ति और शासन व्यवस्था का प्रतीक होती है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई शासक किसी दूसरे राज्य पे हमला करता था, उसकी सबसे बड़ी कोशिश ये होती थी कि राजधानी पर उसके कब्जा करे। क्योंकि राजधानी पर जीत का मतलब होता था कि उसकी जीत को वैधता मिल जाती थी। लेकिन आज भारत की राजधानी दिल्ली देश की राजनीतिक राजधानी से ज़्यादा अपराधों की राजधानी बनती जा रही है। अभी हाल ही में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है, क्राइम इन इंडिया 2024 करके। अब इस रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े बताए गए हैं दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के बारे में और बच्चों की सुरक्षा के बारे में, वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। और इस वजह से दिल्ली को देश के प्रमुख महानगरों में सबसे असुरक्षित माना जा रहा है और दिल्ली को न केवल देश की राजधानी बल्कि अपराध की राजधानी के रूप में भी संदर्भित किया जा रहा है। दोस्तों, दिल्ली जहाँ पे संसद है, दिल्ली जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है और दिल्ली वो शहर है जहाँ से पूरे देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। अगर वही शहर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए असुरक्षित होता जा रहा है, तो ये केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, बल्कि हमारे पूरे देश के शासन व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल है। जब देश की राजधानी में इतने ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज होने लगते हैं, तो एक राष्ट्र के तौर पर हमें रुककर ये सोचना होगा कि आखिर हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कमी कहाँ रह गई है। तो आज के सेशन में हम इसी एनसीआरबी की रिपोर्ट 2024 के बारे में बात करेंगे कि दिल्ली कैसे भारत की अपराध की राजधानी बन गई है। आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। अब ये जो रिपोर्ट है वो एनसीआरबी ने प्रस्तुत की है, तो एनसीआरबी के बारे में ज़रा हम बात कर लेते हैं कि एनसीआरबी क्या है, किस तरीके की संस्था है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एनसीआरबी की स्थापना 1986 में गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी। इसका जो कार्य है वो अपराध संबंधी आंकड़ों को एकत्र करना है, अपराध की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना है, फिर राज्यों को आंकड़ा आधारित सहायता देना है। जिस राज्य में अपराध ज़्यादा है वहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था और की जा सकती है, इस बारे में भी एनसीआरबी सुझाव देता है। और फिर पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण में भी एनसीआरबी काफ़ी सहयोग देता है। अब दिल्ली अपराध की राजधानी क्यों बनी है? एनसीआरबी की जो 2024 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट है, उसमें कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जिसने दिल्ली को एक अपराध की राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया है, हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम महिलाओं के विरुद्ध अपराध के बारे में बात करते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अगर हम अपराध की बात करें, तो 13,396 मामले हमें देखने को मिले। इसमें बलात्कार के 1,058 मामले, अपहरण के 3,974 मामले और फिर दहेज हत्या के 109 मामले देखने को मिले। अगर हम देश के 19 महानगरों की बात करें, तो उसमें दिल्ली सबसे ऊपर के महानगरों में आता है, जहाँ पे महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब इस अपराध के बढ़ने के कारण क्या है? इस अपराध के बढ़ने के कई कारण हैं। एक तो तीव्र शहरीकरण इसका पहला कारण है, क्योंकि तीव्र शहरीकरण की वजह से हमारा जो शहरीकरण है, वो व्यवस्थित नहीं है, वो नियोजित नहीं है। अब जब अनियोजित विस्तार होता है, तो झुग्गी बस्तियाँ जो होती है, उसमें सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और इसकी वजह से महिला सुरक्षा पर नकारात्मक असर पड़ता है। फिर महिलाओं की असुरक्षा आप देखें तो सार्वजनिक स्थानों पर काफ़ी कम है। रात में जो परिवहन व्यवस्था है, वो काफ़ी असुरक्षित होने लगी है दिल्ली में। इस वजह से जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है, वो बढ़ा है। फिर महिलाओं के खिलाफ अपराध में पितृसत्तात्मक मानसिकता भी एक बड़ा रोल निभाती है। एक समाज के तौर पे हमारे लोगों की जो मानसिकता है कि पुरुष महिलाओं से हमेशा ऊपर होते हैं, ये मानसिकता महिलाओं के प्रति भेदभाव को बढ़ावा देती है। ये मानसिकता घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में घरेलू हिंसा का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा जो न्यायिक विलंब की स्थिति हमें अपने देश में देखने को मिलती है कि कई वर्षों तक मामले लंबित रह जाते हैं, तो लंबित रहने की वजह से अपराधियों में भय की कमी हो जाती है और इस विलंबन की वजह से जो अपराधी हैं, वो फिर अपराध करने की अपनी तीव्रता में वृद्धि कर देते हैं। तो ये कई सारे कारण हैं, जिसकी वजह से महिलाओं के खिलाफ अपराध में हमें वृद्धि देखने को मिले है। फिर एनसीआरबी की इस रिपोर्ट में बच्चों के खिलाफ भी जो अपराध हैं, उसके बारे में भी एक भयावह स्थिति बताई गई है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, तो बच्चों के विरुद्ध जो अपराध के मामले हैं, वो लगभग 7,662 मामले हैं और ये लापता बच्चों के मामले जो हैं, वो 10,843 हैं और इनमें से ज़्यादातर लड़कियाँ हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में दिल्ली हमारे पूरे देश के बड़े-बड़े महानगरों में सबसे ऊपर है। अब आखिरकार बच्चों के खिलाफ ये अपराध बढ़ क्यों रहे? तो इसके कई कारण हैं। एक तो मानव की तस्करी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बच्चों के लंबित मामले हैं, उनमें से अधिकांश लड़कियां हैं।
तो लड़कियों का अपहरण इसलिए भी किया जाता है ताकि उनकी तस्करी की जा सके, बाल श्रम करवाया जा सके, यौन शोषण किया जा सके, घरेलू कार्य हेतु फिर तस्करी करने के लिए भी मानवों की तस्करी की जाती है। इसके अलावा जो निर्धन बस्तियाँ बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध का एक बड़ा कारण है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा और सुरक्षा का अभाव होता है। यहाँ से लड़कियों का अपहरण करना या यहाँ के बच्चों को फुसलाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसलिए भी यहाँ के जो बच्चे होते हैं, निर्धन बस्तियों के जो बच्चे होते हैं, उनके साथ अपराध करना ज़्यादा आसान होता है। फिर आजकल इंटरनेट आधारित शोषण भी काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। जैसे ऑनलाइन बहला-फुसला के बच्चों का शोषण किया जाता है। फिर अश्लील सामग्री से जुड़े भी अपराध हाल के कुछ वर्षों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये कई सारे कारण हैं जिन्होंने बच्चों के खिलाफ अपराध को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। अब बच्चे और महिलाओं के खिलाफ तो अपराध बढ़े ही हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ भी, हमारे देश के जो सीनियर सिटीजन्स के हैं, उनके खिलाफ भी अपराध में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और इस मामले में जो दिल्ली है, वो हमारे देश के बाकी महानगरों की तुलना में बहुत ज़्यादा अपराध, सबसे ज़्यादा अपराध आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे। वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ जो अपराध है, उसके 1267 मामले हमें दिल्ली में देखने को मिले, जो कि हमारे देश के बाकी महानगरों में सबसे ज़्यादा है। अब वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? सबसे पहला कारण तो इसका ये है कि आजकल जो बुजुर्ग हैं, वो अकेले रहते हैं। हमारे देश में संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं। हमारे देश में आप देखें तो बस जो बेटी है, वो अपना अलग रहना पसंद करते हैं, माँ-बाप को अलग रखना पसंद करते हैं। तो संयुक्त परिवार की जो संकल्पना थी, वो टूटने की वजह से कई सारे बुजुर्ग अकेले रहते हैं, और जब बुजुर्ग अकेले रहते हैं तो उनके साथ अपराध करना भी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ आर्थिक अपराध इस एनसीआरबी की रिपोर्ट में बताया गया है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठगी हो, चोरी हो, उनकी संपत्ति हड़पना हो, ये सारे अपराध काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और फिर उनके साथ इंटरनेट संबंधी धोखाधड़ी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनको तकनीक की उतनी जानकारी नहीं होती है, और तकनीक की जानकारी नहीं होने की वजह से उनके साथ इंटरनेट से रिलेटेड फ्रॉड करना बहुत ईज़ी हो जाता है। तो डिजिटल जानकारी के अभाव की वजह से इंटरनेट संबंधी धोखाधड़ी भी वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ एक बड़े अपराध के तौर पे सामने आया है, ऐसा एनसीआरबी की रिपोर्ट 2024 में बताया गया। अब ये तो हमने अलग-अलग वर्गीकरण की बात की कि महिलाओं के खिलाफ इतने अपराध हो रहे हैं दिल्ली में, बच्चों के खिलाफ इतने अपराध हो रहे हैं दिल्ली में, वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं दिल्ली में। लेकिन अगर हम ओवरऑल अपराध की भी बात करें, समग्र अपराध की स्थिति की बात करें, तो चोरी के मामले में दिल्ली सबसे ऊपर है। आपको प्रतिदिन 490 से ज़्यादा चोरी के मामले दर्ज किए जाते हैं। और अगर हम कुल अपराध संख्या की बात करें, तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा, मतलब पूरे देश के जो बड़े शहर हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अपराध आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे। और 2,75,000 से ज़्यादा मामले 2024 में दिल्ली में देखने को मिले। और ये इसलिए भी भयावह है, क्योंकि अगर आप दूसरे नंबर पर मुंबई में हुए अपराधों की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको 52,000 मामले देखने को मिलेंगे। तो एक नंबर पे दिल्ली है, जहाँ पे 2,75,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं दूसरे नंबर पर आपको मुंबई देखने को मिलेगा, जहाँ केवल 52,000 मामले दर्ज किए गए। तो इन दोनों शहरों के बीच में मामलों का जो अंतर है, ये बताता है कि दिल्ली में अपराध की स्थिति कितनी भयावह है। इसके अलावा दोस्तों, दिल्ली में आप देखें तो किशोर अपराधों में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। किशोर अपराध मतलब ऐसे अपराध जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा किए जाते हैं। अब सोचिए, जब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपराध में इतने ज़्यादा संलिप्त रहेंगे, तो हमारे देश का भविष्य किस दिशा में जाएगा? हमारे देश में वैसे ही युवाओं में बेरोज़गारी की वजह से आप देखें तो बहुत ज़्यादा हताशा है। अब इस हताशा की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि जो किशोर हैं, वो अपराधों में ज़्यादा संलिप्त हो रहे हों, ताकि उनको लग रहा हो कि ये रास्ता ज़्यादा आसान है, पढ़ाई-लिखाई करके नौकरी लेना ज़्यादा मुश्किल है। तो बेरोज़गारी का दर जो है, वो भी कहीं न कहीं किशोर अपराधों में वृद्धि का एक कारण हो सकता है। तो समग्र अपराध की स्थिति में भी जो दिल्ली की स्थिति है, वो एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। तो दोस्तों, दिल्ली में जो अपराध बढ़े हैं, इसका एक और बड़ा कारण है दिल्ली की प्रशासनिक चुनौती। दिल्ली में आप देखें तो पुलिस बल की कमी है। जनसंख्या के अनुपात में पुलिस की कमी होने की वजह से बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे पुलिस बलों की संख्या कम होती है, और उन क्षेत्रों में अपराध होने की जो बारंबारता है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर राज्यों के बीच समन्वय का अभाव है। दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, फिर आप देखें तो इसके अलावा हरियाणा है। तो ये सारे जो राज्य हैं, इन राज्यों के में अलग-अलग पुलिसिंग की व्यवस्था है।
अब इसकी वजह से अपराधी आसानी से सीमा पार कर लेते हैं और फिर दिल्ली में मान लीजिए कोई अपराधी जो है कोई क्राइम करके किसी दूसरे राज्य में चला जाता है, तो फिर कोऑर्डिनेशन में दूसरे राज्य की पुलिस के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाने में समय लगता है। तो इसकी वजह से अपराधी जो हैं वो आसानी से फिर पुलिस के गिरफ्त से बाहर चले जाते हैं। तो राज्यों के बीच समन्वय का जो अभाव है, इसकी वजह से भी हमें दिल्ली में अपराध बढ़ता हुआ दिखता है। फिर न्यायिक देरी जो है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में अपराधियों के मन में जो भय है, वो कम होता जा रहा है, क्योंकि अगर सज़ा मिलने में लंबा समय लगता है, तो सज़ा मिलने में लंबा समय लगने की वजह से अपराधियों के मन में जो सज़ा मिलने का डर होता है, वो कम पड़ जाता है। तो इससे अपराध करने की जो उनकी प्रवृत्ति है, उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। फिर दिल्ली में निगरानी व्यवस्था की भी कमी एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से अपराध बढ़ते हैं। आपको हर क्षेत्र में कैमरे की व्यवस्था नहीं देखने को मिलेगी। बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं और इन्हीं सारे ब्लाइंड स्पॉट में अधिकतर आपको क्राइम देखने को मिलेगा। तो ये सारी प्रशासनिक चुनौतियाँ हैं, जो दिल्ली में अपराध को बढ़ाने के पीछे एक भूमिका निभाती हैं। अब एनसीआरबी आंकड़ों ने जिस तरीके की स्थिति हमें दिल्ली के बारे में बताई है, क्या उन आंकड़ों को हम शब्दशः मान लें या फिर इन आंकड़ों की कुछ सीमाएँ भी हैं? देखिए, एनसीआरबी आंकड़ों की कुछ सीमाएँ हैं। जैसे कहने का मतलब ये कि कई अपराध दर्ज नहीं होते हैं। एनसीआरबी ने अपने जो आंकड़े बताए हैं दिल्ली के बारे में, अब कुछ लोग उसको जस्टिफाई करने के लिए ये कहते हैं कि दिल्ली में अपराधों की संख्या इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि दिल्ली में रिपोर्टिंग ज़्यादा है। अब देखिए, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि आखिरकार अपराध हो रहे हैं तभी तो वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो रिपोर्टिंग ज़्यादा होने का जो तर्क है, ये सही नहीं है। दिल्ली में अपराध हो रहे हैं इसलिए उनकी रिपोर्टिंग हो रही है। मान लिया बाकी दूसरे शहरों में रिपोर्टिंग नहीं हो रही, लेकिन दिल्ली जैसा शहर, जो कि हमारे देश का सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए, अगर वहाँ पे अपराधों की संख्या इतनी ज़्यादा है, तो एक शासन व्यवस्था के तौर पे हमारे देश में प्रश्न चिन्ह तो उठना ही चाहिए। तो ये एक बात है। अब एनसीआरबी की जो आंकड़े हैं, उनकी कुछ सीमाएँ हैं और वो सीमा ये है कि एनसीआरबी में सभी अपराध दर्ज नहीं होते। कई लोग शिकायत नहीं करते हैं। सामाजिक आप देखें तो दबाव की वजह से, अपनी प्रतिष्ठा की वजह से कई लोग शिकायत नहीं करते हैं। फिर इसके अलावा अधिक शिकायत दर्ज होना ये भी दिखाता है कि सिर्फ़ अपराध ही नहीं बढ़े हैं, जागरूकता भी बढ़ी है। क्योंकि पहले भी अपराध होते थे, ऐसा नहीं कि पहले अपराध नहीं होते थे। पहले लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से, लोग क्या कहेंगे, इन सारी बातों की वजह से अपराधों को पुलिस में जाकर रिपोर्ट नहीं करते थे। अब क्या है कि सोशल मीडिया पे जागरूकता बढ़ी है, हमारे देश में जो नागरिक हैं, अब वो सोशल मीडिया की वजह से सब बाकी चीज़ों के बारे में जानने लगे हैं। अब वो सामाजिक प्रतिष्ठा से ऊपर उठकर अपनी सुरक्षा को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो इसकी वजह से हमारे देश के लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है और जागरूकता बढ़ने की वजह से अब लोग अपराध को छुपाते नहीं, बल्कि पुलिस में जाके उनकी शिकायत करते हैं। तो अधिक एफआईआर का अर्थ हमेशा ये नहीं होता कि अपराध अधिक हुए हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जागरूकता बढ़ने की वजह से लोगों ने अब अपराध को दर्ज करवाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा राज्यों की जो अलग-अलग पद्धति है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया अलग-अलग है और इसकी वजह से भी एनसीआरबी में जो बहुत सारे अपराध हैं, वो दर्ज नहीं करवाए जाते हैं। तो एनसीआरबी के आंकड़ों की अपनी कुछ सीमाएँ हैं, लेकिन फिर भी एनसीआरबी जो बातें बताता है, उन बातों से कम हमें ये तो पता चल ही जाता है कि हमारे देश में जो अपराध है, वो बढ़ रहा है। अगर हम ओवरऑल ओवरऑल अपराध की भी बात करें, तो वो दिल्ली में बढ़ता हुआ दिखता है। फिर हमें अगर बच्चों के खिलाफ अपराध की बात करें, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं। जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपराध कर रहे हैं, उनकी संख्या दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। तो सीमाएँ ठीक हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के बारे में जिस तरीके की स्थिति 2024 के रिपोर्ट में बताई गई है, वो स्थिति बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, बहुत ही ज़्यादा भयावह है। अब सवाल ये है कि आखिरकार इन अपराधों के रिपोर्ट्स के आने के बाद सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं या नहीं उठाए हैं? अब देखिए, सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, जैसे महिलाओं के लिए निर्भया कोष बनाया गया। 2011 में जब निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद से निर्भया कोष को बनाया गया है। फिर महिलाओं को ज़्यादा सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए त्वरित न्यायालयों की स्थापना की गई है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अगर कोई अपराध होता है, तो फिर उस अपराध में जो अपराधी है, उसको तुरंत ही सज़ा मिलती है और पीड़ित को न्याय तुरंत मिलता है। एकल सहायता केंद्रों की स्थापना की गई है। बच्चों के लिए बात करें तो हमारी सरकार ने पॉक्सो अधिनियम बनाया है, फिर ट्रैक चाइल्ड पोर्टल बनाया है ताकि मानव तस्करी को रोका जा सके, बच्चों की तस्करी को रोका जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई सारे हेल्पलाइन नंबर चलते हैं, अलग-अलग सेल बनाए जाते हैं, जो इनको टारगेट करके इनकी शिकायतों का निपटारा करते हैं। और फिर साइबर अपराध हेतु हमारे देश में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, आपको देखने को मिलेगा, I4C है, बहुत सारे हैं। अब मैं साइबर क्राइम के बारे में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उसके बारे में मैं आपसे एक अलग वीडियो में बात करूँगा कि साइबर क्राइम किस तरीके से बढ़ रहा है। एनसीआरबी का एक ओवरऑल जो एनसीआरबी ने रिपोर्ट हमारे देश में अपराधों के बारे में पेश की है, उस ओवरऑल
ओवरऑल अपराध के बारे में मैं आपसे एक अलग वीडियो में बात करूँगा। यहाँ पे मैं सिर्फ़ दिल्ली के बारे में इसलिए भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दिल्ली हमारे देश के सबसे सुरक्षित शहरों में होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की राजधानी है, ये हमारे देश की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। तो अगर दिल्ली में ही इस तरीके की व्यवस्था बनेगी कि महिलाएँ सुरक्षित नहीं रहेंगी, बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध बढ़ेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि दिल्ली को राजधानी बनाने के पीछे हमारा जो उद्देश्य था, हम अपने उस उद्देश्य को पूरा करने में असफल रहे। तो इसलिए मैंने दिल्ली स्पेसिफिक ये वीडियो बनाई है, ताकि आप ये समझ सकें कि हमारे देश में, दिल्ली में क्या स्थिति है। अब देखिए, अब सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, फिर भी हमारे देश में अपराध बढ़ रहे हैं, तो आगे का रास्ता ये हो सकता है कि हम सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं और इसमें जनता की भागीदारी को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। महिलाओं के अनुकूल हमें शहर बनाना पड़ेगा। शहरों में बेहतर प्रकाश व्यवस्था बनानी पड़ेगी। शहरों में सुरक्षित परिवहन की स्थापना करनी पड़ेगी। जगह-जगह पर हमें सीसीटीवी की स्थापना करनी पड़ेगी, ताकि वो ब्लाइंड स्पॉट कम हो सके जहाँ पे अपराध ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हमें त्वरित न्याय पर बल देना पड़ेगा। समयबद्ध जब सुनवाई होगी, तो फिर अपराधियों के मन में जो न्याय में विलंबन की वजह से उनके मन में भय कम हो गया था, वो भय फिर से बने और वो इस भय की वजह से वो अपराध करना कम करें। इसके अलावा किशोर सुधार कार्यक्रम भी हमारे देश में चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब 18 वर्ष से कम उम्र के बहुत सारे बच्चे आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो गए हैं। तो ऐसे स्थिति में उनको इन आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने से रोकना है। तो उनको शिक्षा और उनके अंदर एक कौशल का विकास करना पड़ेगा, तभी जाके वो बेहतर तरीके से समाज को समझ पाएँगे और वो आसान रास्ता जो अपराध का है उसको ना अपना के, बल्कि एक बेहतर रास्ते पे चल पाएँगे। इसके साथ-साथ हमारे अपने देश में तकनीकी आधारित निगरानी को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। हमें अपने देश में अपराध मानचित्रण के लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो दूसरी तकनीकें हैं, उन तकनीकों का, जैसे फेस रिकॉग्निशन है, इन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हम अपने देश में जो अपराध बढ़ रहे हैं, उन अपराधों के बढ़ते हुए स्थिति को नियंत्रित कर सकें, अपराधों की बारंबारता में कमी ला सकें। और हमने अपने संविधान के जिस उद्देश्य में सामाजिक कल्याण की बात की थी, एक देश का जो सपना देखा था, जहाँ पे सभी लोगों को समानता हो, सभी लोग सुरक्षित महसूस करें, उस उद्देश्य को, अपने संविधान के उद्देश्य को पूरा कर सकें। तो ये दोस्तों आज का हमारा सेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ पाए होंगे कि दिल्ली की जो अपराध राजधानी बनने की प्रवृत्ति हमें हाल ही में देखने को मिली है, वो केवल पुलिस व्यवस्था की विफलता नहीं है, बल्कि दिल्ली में जिस तरीके से तीव्र शहरीकरण हो रहा है और उसकी वजह से जो अनियोजित विकास हो रहा है, दिल्ली में इस अनियोजित विकास की वजह से जो सामाजिक विघटन हो रहा है, आर्थिक असमानता बढ़ रही है, महिलाओं की असुरक्षा बढ़ रही है और जो तकनीकी अपराध बढ़ रहे हैं, इन सब का एक संयुक्त परिणाम है दिल्ली का अपराध राजधानी बनना। दिल्ली की अपराध राजधानी बनने में केवल आप देखें तो तीव्र शहरीकरण नहीं, बल्कि ये सारे के सारे परिणामों का, ये सारे के सारे कारणों का संयुक्त परिणाम है। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमें केवल कठोर कानून ही नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि हमें एक ऐसा शहरी शासन व्यवस्था विकसित करना होगा जो कि ज़्यादा सुरक्षित होगी, जो ज़्यादा समावेशी होगी, जो ज़्यादा उत्तरदायी होगी। तो आज के इस सेशन से आपने अगर ये समझा होगा कि दिल्ली में कौन-कौन सी स्थिति है, क्या अपराध किस तरीके से किए जाते हैं, तो फिर मेरा जो इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य था वो पूरा हो जाता है। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करें। राहुल शर्मा करंट अफेयर्स इस टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।